हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशियन। मैं हूं सुशांत। लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में बहुत टाइम गैप हो गया था, पर अब रेगुलर इंटरवल्स पर हम वीडियो लेक्चर्स डालते रहेंगे। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हमने कुछ और टॉपिक्स बहुत पहले शुरू किए थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके भी लेक्चर्स साथ ही साथ इस चैप्टर के आते रहेंगे। आज जो हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं वो है इकोलॉजी। क्लास 12th एनसीईआरटी में इकोलॉजी एक यूनिट है। क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में ये एक यूनिट है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम के बाद है बायोडाइवर्सिटी और एक चैप्टर है पॉल्यूशन के ऊपर। तो 4 चैप्टर इस यूनिट्स में हैं। बेसिकली क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन एक यूनिट, जेनेटिक्स इवोल्यूशन एक यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी जो जेनेटिक्स का ही पार्ट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स, ये सब कुछ यूनिट है, और एक यूनिट है इकोलॉजी। तो ये जो 3 यूनिट्स अगर मैं बेसिक डिफाइन करूं तो इसमें से जो ये इकोलॉजी वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी वाला सेक्शन। तो एनसीईआरटी में ये लास्ट में दिया है, पर हम इसे पहले कवर करेंगे क्योंकि बहुत वेटेज है इसका, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन। पर हम इन सबको इंक्लूड कर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने एक ऐसा पैटर्न बनाया है जिससे हम चैप्टर के नेम के अंदर कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम इकोलॉजी पूरा एक साथ फ्लो में पढ़ते जाएंगे, और जब आखिरी में बायोडाइवर्सिटी हम कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने एनसीईआरटी को जब देखेंगे एक बार तो आपको पता चलेगा कि लाइन वाइज लाइन हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी। पर मैं कोई भी चैप्टर का अलग से टॉपिक डाल के वो चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, सब इकोलॉजी एक ही हेडिंग में हम कवर करेंगे, और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी और बिटवीन द लाइंस भी हम कवर कर लेंगे। इसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूं क्योंकि हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा एक यूनिट इकोलॉजी एक साथ पढ़ेंगे, और जैसा सीक्वेंस एनसीईआरटी में है उस सीक्वेंस को हम फॉलो नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पर हर टॉपिक, हर चैप्टर का हर टॉपिक, हर पेज, हर लाइन आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं इकोलॉजी के फील्ड में। तो ये टर्म इकोलॉजी, पहला तो जो ये टर्म है इकोलॉजी वो किसने दिया? तो टर्म इकोलॉजी गिवन बाय ई हेकल ने टर्म दिया था। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था। फादर ऑफ इकोलॉजी, तो फादर ऑफ इकोलॉजी ये है रिटर, ओके। एंड देन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है प्रोफेसर राम देव मिश्रा, ओके। तो प्रोफेसर है इंडियन इकोलॉजी, मतलब फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जो हमें याद होने चाहिए क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में बहुत एमिनेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या है इकोलॉजी। लॉजी शब्द जुड़ा है, लॉजी वर्ड है, इसका मतलब कि ये कुछ स्टडी के बारे में है। किस स्टडी के बारे में है? तो इकोलॉजी है स्टडी ऑफ इंटरैक्शन या स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट, अपने आसपास के वातावरण से किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या
इंटरैक्शन, कैसे वो इंटरैक्ट करता है और उनका रिलेशनशिप क्या है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप या इंटर रिलेशनशिप क्या है, इसके स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ इंटरैक्शन या इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो ऑर्गेनिज्म हमेशा अपने आसपास के वातावरण या इन्वायरमेंट से इंटरैक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, अभी जहां मैं खड़ा हूं तो मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं। ब्रीदिंग में मैं क्या कर रहा हूं, CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा हूं, इन्वायरमेंट में छोड़ रहा हूं, और O2 अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ले रहा हूं। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल है किसका, इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट का। उसी के स्टडी को स्टडी ऑफ इंटरैक्शन या इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से मतलब है कोई भी लिविंग एंटिटी, कोई भी लिविंग एंटिटी अपने सराउंडिंग से इंटरैक्ट करती ही है, ये लिविंग का कैरेक्टर है, ठीक है। तो उसी कैरेक्टर के उसी इंटरैक्शन के स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। अब इसके कुछ ब्रांचेस हैं, इकोलॉजी के ब्रांचेस कैसे, ब्रांचेस हैं ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म, सुनिएगा, दो ब्रांचेस हैं, पहला ऑटेकोलॉजी, ये इकोलॉजी का ही ब्रांच है, बस नाम अलग कर दिया है, किसके बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर। कैसे, पहला एक है, इसका सब हेडिंग है इकोलॉजी का ही, ऑटेकोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ स्पीसीज विद एनवायरनमेंट। उसका जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से किसी भी स्पीसीज का, किसी एक स्पीसीज, वो कोई भी एक स्पीसीज हो सकता है, बीट ह्यूमन, डॉग, प्लांट, कोई भी एक आप स्पीसीज लीजिए, ऑर्गेनिज्म लीजिए, उसमें जो मेंबर्स होंगे वो एक ही स्पीसीज के होंगे, या तो एक मेंबर, एक ऑर्गेनिज्म लीजिए, या उसी स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लीजिए, उनका इंटरैक्शन का स्टडी, किसके साथ इंटरैक्शन, इन्वायरमेंट के साथ, उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ जो उनका इंटरैक्शन है, उसकी स्टडी को ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। नो डाउट वो इकोलॉजी ही है, पर ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीसीज वाले, अगर स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन उसके एनवायरनमेंट के साथ, उसका स्टडी किया जा रहा है, तो वो होगा ऑटेकोलॉजी। अब देखिए इसके और भी नाम है, ऑटेकोलॉजी को बोलते हैं स्पीसीज इकोलॉजी, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पीसीज का इंटरैक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, उसके स्टडी करते हैं। या इसको बोलते हैं डेमकोलॉजी, डेमेस, ये कौन से वर्ड से आया, डेमेस। डेमेस का मतलब होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम आगे पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, अभी के लिए समझिए कि व्हाट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। तो यहां भी तो यही है, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ स्पीसीज। और पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, या सेम स्पीसीज के लोग का कुछ पॉपुलेशन, कुछ तादाद 10, 20, 15, लेकिन वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए, तभी वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। तो डेमोकोलॉजी इसीलिए आया कि पॉपुलेशन का स्टडी, पॉपुलेशन का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरैक्शन है उसका स्टडी है डेमोकोलॉजी, ऑटेकोलॉजी, स्पीसीज इकोलॉजी, ऑल आर सेम। या इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। क्यों इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल स्पीसीज का इकोलॉजी है, इंडिविजुअल इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल, ये होता है ऑटेकोलॉजी। तो एक पढ़ लिया हमने ऑटेकोलॉजी, अदर वन इज सिनकोलॉजी, ऑटिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। तो जो दूसरा इसमें है वो है सिनिकोलॉजी लॉजी। इसमें क्या है, इसमें बस स्पीसीज वर्ड हटा दीजिए, इसमें वही रहेगा, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है, विद सराउंडिंग एनवायरमेंट। अब बस एनवायरमेंट के जगह, सॉरी, एक स्पीसीज के जगह ग्रुप ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज लेती, मतलब ह्यूमन, डॉग, प्लांट, एनिमल, और इनका जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है
उसे एक साथ कंबाइंड स्टडी करें, बहुत सारे स्पीसीज का जो इंटरेक्शन है अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसे हम कंबाइंड स्टडी करें, तो वो होता है सिनिकोलॉजी। अब जैसे अगर मेंबर हैं, एक ही ग्रुप, एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं का ग्रुप है, जैसे 10 या 12 एक ही ह्यूमन कहीं हैं, 10 या 12 ह्यूमन कहीं एक साथ हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन। वैसे ही अगर बहुत सारे पॉपुलेशन है किसके? अलग अलग स्पीसीज के, मतलब मान लीजिए कोई एक एरिया है, यहां पर ह्यूमन की पॉपुलेशन है 20, डॉग की पॉपुलेशन है 10, प्लांट्स हैं 100, तो क्या है ये अपने में एक पॉपुलेशन है, एक ये ह्यूमन की पॉपुलेशन है 20, डॉग की 10 और ये प्लांट्स की 100 मान लीजिए, तो ये तो अपने में एक पॉपुलेशन है, पर ये जब तीनों को आप एक साथ कंसीडर करेंगे तो ये एक कम्युनिटी है। ठीक है, मतलब अगर आप कहें कि मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, अगर कोई नंबर है, कोई पर्टिकुलर नंबर है मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज का, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज के कुछ नंबर है, तो वो पॉपुलेशन होता है। पर अगर बहुत सारे स्पीसीज के मेंबर एक साथ हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज के मेंबर हैं, तब वो क्या होता है? कम्युनिटी होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए सिनिकोलॉजी का दूसरा नाम आता है कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, तो ये ऑटेकोलॉजी, ये सिनिकोलॉजी, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स, क्योंकि नॉन लिविंग कभी भी इंटरैक्ट करती नहीं है सराउंडिंग से, ऑर्गेनिज्म, एनवायरमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? आप केमिस्ट्री में इसे इक्विलिब्रियम के साइन से समझते हैं, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। यहां पर भी वैसे ही मतलब आप निकाल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इक्विलिब्रियम, दे आर इंटररिलेटेड, है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट और रिएक्टिव, म्यूचुअली रिएक्टिव, एक्शन रिएक्शन पेयर, म्यूचुअली रिएक्टिव। ठीक है, तो ये इंटरडिपेंडेंट, इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। जैसे हम नेचर पर डिपेंड करते हैं अपने इन्वायरमेंट पे, ठीक है, इन्वायरमेंट भी हम पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? हम कैसे उसको इफेक्ट करते हैं, इस कारण से वो हम पर डिपेंड करता है। क्योंकि ह्यूमन, आप जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा पॉल्यूशन ह्यूमन ही करते हैं, तो उससे क्या होता है? इन्वायरमेंट खराब होता है, उस पर इफेक्ट, कुछ तो इफेक्ट पड़ता है, मतलब वो हम पर डिपेंडेंट है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, और हम तो डिपेंडेंट है ही नेचर पर, तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में हमेशा रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, म्यूचुअली रिएक्टिव है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड। तो जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट है, दे आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड आर म्यूचुअली रिएक्टिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रिएक्टिव। अब हम आगे पढ़ेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की, मतलब इकोलॉजी को पढ़ने के लिए एक कैटेगरी वाइज बनाया गया है रो, जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। उसके लिए जैसे मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं इकोलॉजिकल हायरार्की होता क्या है। इकोलॉजिकल हायरार्की, जैसे आप 11th में पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे कि स्पीशीज, कैटेगरी क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए? स्पीशीज से जीनस, ओके, फिर फैमिली, क्लास, ऑर्डर, किंगडम तक 7 कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, वैसे ही इकोलॉजिकल वाइज हम एरियाज को, ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए 7 कैटेगरीज हमने बनाई हैं।
ठीक है, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी। मैंने कहा था हम आगे पढ़ेंगे तो हम एक एक करके पॉपुलेशन भी पढ़ेंगे फिर कम्युनिटी पढ़ेंगे। कम्युनिटी के बाद आता है आपका इकोसिस्टम, बायोम एंड लास्ट बायोस्फीयर। ठीक है, तो एक ओवरव्यू लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैं या आप, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, हम कितना है अर्थ पर, 7 बिलियन एंड काउंटिंग, तो हम 7 बिलियन है, तो ये हमारा पॉपुलेशन है एक ही स्पीसीज का, 7 बिलियन है। पर कम्युनिटी की बात करेंगे तो कम्युनिटी में बहुत सारे पॉपुलेशन होते हैं और वो अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। ये मान लीजिए कोई एक्स स्पीसीज है, ये वाई स्पीसीज है, ये जेड स्पीसीज, सॉरी ये पॉपुलेशन है किसका, जेड स्पीसीज का, ये पॉपुलेशन एक्स स्पीसीज का, ये पॉपुलेशन वाई स्पीसीज का, ये पॉपुलेशन जेड स्पीसीज का, और ये सब अगर कंबाइन कर दे तो ये कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज के मेंबर हैं, उनका ग्रुप है और वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में है, तो वो कम्युनिटी हो जाता है। अब कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, ये सब तो स्पीसीज है, मतलब बहुत सारे स्पीसीज की पॉपुलेशन है। अब इनके साथ ये लिविंग है, मतलब बायोटिक फैक्टर है, अब इनके साथ नेचर के एबायोटिक फैक्टर जोड़ दीजिए। मैं यहां लिख देता हूं इकोसिस्टम क्या है, जितना भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी हम किसको पढ़ रहे हैं, लिविंग को ही पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बना, मतलब हम लिविंग को पढ़ रहे हैं या बायोटिक को पढ़ रहे हैं। अब इसके साथ मैं इन्वायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स को भी जोड़ दूं, बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम हो जाएगा। इकोसिस्टम ये सब ये जियोग्राफिकल एरियाज डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब बायोम, बहुत बड़े इकोसिस्टम्स, जैसे सहारा डेजर्ट इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, और पैसिफिक ओशियन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सब बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम है। ठीक है, उनमें बायोटिक फैक्टर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक फैक्टर वाटर, मिनरल, एयर, सनलाइट, ये सब इकोसिस्टम में होते हैं। ठीक है, तो इसमें बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स दोनों होते हैं। तो जो इकोसिस्टम बहुत बड़े हों उन्हें क्या कहा जाता है, बायोम। ठीक है, अब बहुत सारे बायोम मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर का मतलब क्या है, अर्थ। आपके अर्थ पर बहुत सारे बायोम हैं, डिफरेंट टाइप्स के, फॉरेस्ट हैं, ओशियंस हैं, डेजर्ट्स हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं। तो बहुत सारे इकोसिस्टम, बड़े बड़े इकोसिस्टम, वो बनाते हैं बायोम, और बहुत सारे बायोम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर या अर्थ। तो ये चेन हो गया जो हमें बेसिकली इकोलॉजी में यही पढ़ना है, इनसे रिलेटेड फिनोमिना, इनसे रिलेटेड टर्म्स, और उनके क्या इफेक्ट्स हैं हम पर या इन्वायरमेंट पर। ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बेसिकली इकोलॉजी है यही, इकोलॉजिकल हायरार्की यही इकोलॉजी में, बस इससे रिलेटेड टर्म्स, स्ट्रक्चर्स, फिनोमिनन्स, यही सब हम पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। पर ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म किसी एक स्पीसीज का ही है, आप कोई भी ले लीजिए। यहां पर देखेंगे, यहां पर स्पीसीज की बात हो रही है, यहां पर स्पीसीज की बात हो रही है, सेम स्पीसीज के मेंबर, यहां पर डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर एक साथ, और यहां पर स्पीसीज तो है, बायोटिक तो है, साथ में एबायोटिक भी है। तो स्पीसीज वर्ड या प्रजाति, स्पीसीज इतने बार आया है हमारे अभी तक के स्टडी में, तो क्यों ना हम स्पीसीज के बारे में पढ़ लें। तो थोड़ा सा हम देखते हैं व्हाट इज स्पीसीज। अगर आप गौर करें तो क्या है स्पीसीज या प्रजाति। स्पीसीज है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स सिमिलर इन, किसमें सिमिलर है, सेम नहीं है,
सिमिलर है मतलब एक समान है, एक नहीं है, एक समान है, मिलते जुलते हैं। सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। दे मतलब इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स। पेरेंट्स भी उनके एक जैसे, एक समान दिखते हैं, सिमिलर पेरेंट्स, ठीक है। उनके पेरेंट्स भी, उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सेम है, मतलब सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर पेरेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स हैव कॉमन जीन पूल। अब ये जीन पूल वर्ड है जेनेटिक्स का, अभी सिंपली समझने के लिए मान लीजिए एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन की वैरायटी है, जीन हमारे अंदर होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन होते हैं, तो एक पॉपुलेशन जैसे कोई एक एरिया, मान लीजिए दिल्ली, मैंने एक एरिया चूज किया, जियोग्राफिकल एरिया, उसे बाउंड कर दिया कि दिल्ली है, उसमें जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उनके जितने भी जीन्स हैं, उनमें जितनी भी वैरायटी है, उन सबको अगर मैं एक साथ इकट्ठा करूं, एक पूल बनाऊं, उसी जीन के पूल को क्या कहते हैं? जीन पूल। तो हर स्पीसीज, एक स्पीसीज का जितना भी पॉपुलेशन है उनका कॉमन जीन पूल होता है। जेनेटिक्स में इस टर्म को हम और अच्छे से समझेंगे, हैव कॉमन जीन पूल, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कैन इंटरब्रीड या नेचुरली इंटरब्रीड। मैं बताऊंगा, मैं नेचुरल की लिख रहा हूं, नेचुरली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स और नेचुरली अगर मैं नहीं लिखूं तो एक और चीज लिख सकता हूं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए अब इसका मतलब हम आसान भाषा में समझते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं तब तक। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए, स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, मतलब इंडिविजुअल्स का ग्रुप है या ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि सिमिलर है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है, बिहेवियर भी सेम है, ठीक है। ये मतलब सोसाइटी के बिहाफ में बात नहीं कर रहा कि आपकी एंजाइटी बिहेवियर है, किसी का मूड अच्छा है या एंगर है, वो नहीं, सबका बिहेवियर, जो भी बिहेवियर हो वो सेम शो करते हो। बिहेवियर बायोलॉजिकली, बिहेवियर फंक्शन इकोसिस्टम में इकोलॉजिकली उनका फंक्शन क्या है वो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। जैसे कि ह्यूमन की बात करें, स्ट्रक्चर हमारा सेम है सबका, एनाटॉमिकली, अंदर भी, मॉर्फोलॉजिकली, बाहर से भी दिखने पर, अंदर से भी दिखने पर स्ट्रक्चर सिमिलर है, सेम नहीं है, क्योंकि फेस किसी का मैच नहीं करता है, ठीक है। तो सिमिलर कहा है, सेम भी आप कह सकते हैं पर मोर करेक्ट इज सिमिलर। स्ट्रक्चर सिमिलर है, फंक्शन भी सिमिलर है इकोलॉजिकली, बिहेवियर ये भी सिमिलर है, प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स भी हैं, वो भी ह्यूमन के जैसे ही दिखते हैं, सिमिलर है, हमारे से सिमिलर है, हम एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर पेरेंट्स। कॉमन जीन पूल मैंने समझाया कि किसी पॉपुलेशन में जितनी भी जीन की जितनी भी वैरायटीज हैं उसको अगर एक पूल में रखें, मतलब इकट्ठा करें, तो उसे कहते हैं जीन पूल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पीसीज किसे कहते हैं? उस ग्रुप को कहते हैं ऑर्गेनिज्म के जो आपस में इंटरब्रीड कर सके या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, बच्चे पैदा कर सके, उसे कहते हैं स्पीसीज। अब मैंने यहां लिखा है नेचुरली। ये नेचुरली वर्ड इसीलिए आया क्योंकि आजकल क्या किया जाता है, क्या कि लेबोरेटरीज में, ठीक है, ह्यूमन इंटरफेरेंस आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, डोंकी से म्यूल बनाया जाता है और हिन्नी बनाया जाता है। डोंकी और हॉर्स के इंटरब्रीड करने से म्यूल और हिन्नी बनाए जाते हैं, या टाइगर और लायन के इंटरब्रीड करने से लाइगन और टाइगन बनाए जाते हैं, लाइगर एंड टाइगन बनाए जाते हैं। तो वो नेचुरली इंटरब्रीड नहीं करते, उन्हें लेबोरेटरी में अंडर ह्यूमन केयर इंटरब्रीड कराया जाता है
वो है स्पीसीज, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, नेचुरली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, अगर आप नेचर में उन्हें छोड़ देंगे तो वो इंटरब्रीड नहीं करेंगे। ठीक है, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम, रिप्रोडक्टिवली मतलब वही कि वो किसी दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कोई दूसरी स्पीसीज है, उससे इंटरब्रीड नहीं करेंगे या रिप्रोडक्शन उनके साथ नहीं करेंगे परफॉर्म, तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वही होते हैं स्पीशीज। क्या क्या है इसमें, एक और बार हम दोबारा रिकैप कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो सिमिलर हैं फंक्शन में, बिहेवियर में, स्ट्रक्चर में, प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स अगर ह्यूमन है तो उनके पेरेंट्स भी ह्यूमन जैसे, ह्यूमन के जो एक बेसिक फीचर्स हैं वो पूरे फिलअप करते हैं। कॉमन जीन पूल है, कैन नेचुरली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उन्हें कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, अब कुछ टर्म्स रिलेटेड है स्पीसीज से, हम वो भी पढ़ लेते हैं। तो स्पीसीज से जो टर्म रिलेटेड है वो है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक स्पीशीज तो वो होते हैं स्पीशीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, सॉरी जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, मतलब एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं कि किसी एक जगह पे ही पूरी दुनिया में, अर्थ पे वो स्पीसीज किसी एक ही जगह पर मिल सकती है, उसके अलावा कहीं और अर्थ पर वो नहीं मिलेगी। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि बहुत फेमिलियर एग्जांपल है कंगारू। कंगारू कौन से जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और दुनिया में कंगारू नेचुरली कहीं नहीं मिलते हैं, जू में रख सकते हैं, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, लेकिन नेचुरली नहीं मिलते हैं। इसका एक रीजन भी अच्छा हो सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से ओशन से घिरा है। जब सब कॉन्टिनेंट्स एक थे, पेंजिया लैंड था या गोंडवाना जिसे कहते थे, उसके बाद वो टूटा और वो अलग हो गया, तो वहां पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें बहुत लंबा टाइम मिला, वो आइसोलेट हो गए दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट भी हो गए, क्योंकि कैसे वो उतने बड़े चारों तरफ से ओशन से घिरा है, तो कैसे दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से वो क्या कर पाए, रिप्रोडक्शन कर पाए। तो धीरे धीरे ओवर टाइम ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स उनमें इवोल्यूशन हुआ और वो दूसरे स्पीशीज में बदल गए। इसीलिए कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, क्योंकि बैरियर है, ओशियन उनके लिए बैरियर है, और वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया की एंडेमिक स्पीसीज है। इंडिया में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स है हिमालयन रीजन में जो अर्थ पर कहीं और नहीं मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स, उसमें ऐसे एम्फीबियंस, फ्रॉग्स के ऐसे स्पीसीज हैं, बहुत सारे बर्ड्स के स्पीसीज हैं जो और अर्थ पर कहीं नहीं मिलते। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंगारू का ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते नेचुरली, इसीलिए वो क्या है, एक एंडेमिक स्पीसीज है। अब एक आता है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज क्या होता है कि ऐसे स्पीशीज विच प्रोवाइड और मेक लिंक बिटवीन अदर स्पीशीज, ठीक है, एंड हेल्प देम इन सर्वाइवल। जैसे कि मान लीजिए एक माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या होता है, लाइकन होते हैं, ठीक है। माइकोराइजा लाइकन जो क्या करते हैं, प्लांट्स के साथ अटैच हो जाते हैं और उन्हें क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनके सर्वाइवल में बहुत हेल्प करते हैं। इसीलिए वो क्रिटिकल लिंक, क्यों क्रिटिकल लिंक कहा गया, क्योंकि वो एक ऐसा लिंक स्टेब्लिश कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच,
या इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच। जैसे कि सॉइल क्या है, एक उसका इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मीडियम्स हैं, वाटर, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो माइकोराइजा है वो क्या कर रहा है, वो एक लिंक स्टेब्लिश कर रहा है दोनों के बीच, जिससे कि जो दूसरा स्पीशीज है, अदर स्पीशीज, उसको फायदा हो रहा है। फायदा किस प्रकार हो रहा है कि उसके सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है। इसीलिए क्या कहा जाता है, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज माइकोराइजा। ठीक है, लाइकन, फंजाई, माइकोराइजा लाइकन या फंजाई होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। अब एक बचता है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज मतलब स्पीशीज हैविंग मेजर रोल इन structure of community। ठीक है, कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में मेजर रोल हो किसी स्पीसीज का। ठीक है, रिलेटिव टू देयर लो बायोमास एंड अबंडेंस। ठीक है, ऐसे स्पीसीज जो कि मेन स्पीसीज हो, उनका मेजर रोल हो किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी में या किसी भी इकोसिस्टम में। ठीक है, कम्युनिटी में अगर एबायोटिक फैक्टर जोड़ दूं तो वो इकोसिस्टम हो जाता है। तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में, कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में स्पीसीज, वो स्पीसीज जिसका मेजर रोल हो या मेन रोल हो, मेन रोल या मेजर रोल हो, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में, स्ट्रक्चर या साथ में मैं फंक्शन भी लिख देता हूं, उसके वर्किंग में, उस कम्युनिटी के वर्किंग या उस इकोसिस्टम के वर्किंग में उस स्पीशीज का मेजर रोल हो। ठीक है, मेजर रोल हो, बहुत सारे स्पीशीज का मेजर रोल हो सकता है, प्लस और क्या क्राइटेरिया है, रिलेटिव टू देयर लो बायोमास, उनका बायोमास कम हो, उनका नंबर भी कम हो, अबंडेंस भी बहुत कम हो। लो बायोमास एंड अबंडेंस, सीधी सी बात है, अगर अबंडेंस, उनका नंबर कम होगा तो बायोमास भी कम होगा। बायोमास क्या होता है, बायोलॉजिकल मास, वेट, बहुत सारे पॉपुलेशन में जितने भी स्पीसीज हैं, ऑर्गेनिज्म, उनका एक वेट अगर हम करें और कंपेयर करें दूसरे किसी स्पीसीज से, तो जो कीस्टोन स्पीसीज है उनका बायोमास, टोटल वेट उस स्पीसीज का उस एरिया में कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उनका नंबर कम है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, टाइगर या लायन, ध्यान से समझिएगा, टाइगर और लायन ही क्यों कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं कि ये इस मीनिंग में, इनके डेफिनेशन में सही बैठते हैं कि नहीं। पहले देखते हैं लो बायोमास, शुरुआत से ही इनका नंबर कम है, रिलेटिव ये जहां पर रहते हैं इन्हें बहुत बड़ा एरिया चाहिए रहने के लिए, इसलिए इनका नंबर कम होता है। और रिलेटिव अगर करें इनके प्रे पॉपुलेशन से, जैसे डियर हो गया, एलिफेंट्स हो गए, तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत कम होते हैं। तो अबंडेंस इनका कम हुआ इकोसिस्टम में जहां वो रहते हैं। कोई भी एक अफ्रीका के जंगल में हम डिस्कवरी चैनल्स में देखते हैं, तो उनमें अबंडेंस, टाइगर लायन का अबंडेंस भी कम होता है। अबंडेंस कम है तो उनका मास, मास से समझिए, बायो भी हटाइए, बाद में हम बायोमास पढ़ेंगे इसी में। मास, उनका मास रिलेटिवली कम है। एक इंडिविजुअल लायन का, एक इंडिविजुअल मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए, डियर से ज्यादा होगा, पर क्योंकि उनका नंबर कम है, मान लीजिए डियर है 50 और लायन है 5, तो अगर आप जोड़ेंगे सबके एवरेज वेट को, तो लायन का जो एवरेज वेट है वो कम आएगा, किससे, डियर से। इसीलिए कहा गया है, पूरे एक स्पीसीज का लिया है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं लिया है। तो रिलेटिव टू देयर लो बायोमास एंड अबंडेंस, लो बायोमास और अबंडेंस होने के बावजूद उनका मेजर रोल है। मेजर रोल कैसा है, फॉर एग्जाम्पल आप टाइगर और लायन को हटा दीजिए पिक्चर में से, तो डियर और जो भी हर्बीवोर हैं वो क्या करेंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे। जो प्लांट बेस्ड, वो प्लांट पे बेस्ड है, वो क्या करेंगे, प्लांट्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उनको चेक करने वाला, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। उनका प्रीडेटर शिकारी कोई नहीं है, तो शिकार क्या करेगा, पॉपुलेशन बढ़ाएगा और रिसोर्सेज को जल्दी खत्म करेगा। रिसोर्सेज को जल्दी खत्म करेगा तो वो खुद को ही मार देगा। थोड़ी दिनों के बाद क्या होगा
कि रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, खाने की या एग्जाम्पल घास की कमी हो जाएगी तो वो नहीं खा पाएंगे। इससे नेचर को भी इफेक्ट होगा। जैसे बचपन में हम पढ़ते हैं सॉइल इरोजन, तो जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, वो पकड़ कर रखते हैं, जड़ों को एक साथ रखते हैं, जड़ को नहीं सॉरी सॉइल को पकड़ कर रखते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, तो नेचर में इम्बैलेंस आ सकता है। तो नेचर को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, होम्योस्टैसिस में, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कौन मेजर रोल प्ले कर रहा है? टाइगर इस एग्जांपल में। तो वो क्या है? एक की स्टोन। की स्टोन मतलब जो पत्थर है, की है, माइलस्टोन जैसे कहते हैं, तो ये है की स्टोन। की स्टोन मतलब वो एक बहुत, उस पूरे ढांचे में, पूरे स्ट्रक्चर में जो स्टोन है वो बहुत की है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम का जो ढांचा है उसमें टाइगर, अगर जिस इकोसिस्टम में टाइगर है उस इकोसिस्टम में वो एक की स्टोन है उसके स्ट्रक्चर में, इसलिए नाम है की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज, उनका नंबर कम होता है, बायोमास कम होता है, आप अभी के लिए समझिए उनका नंबर बहुत कम होता है रिलेटिव किससे? और स्पीसीज से, अदर स्पीसीज से, पर कम होने के बावजूद भी उनका रोल बहुत बड़ा होता है, बहुत मेन रोल वो अदा करते हैं, इसीलिए उस स्पीसीज को की स्टोन स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना इकोलॉजिकल हायरार्की। मैंने उसका एक ओवरव्यू दे दिया था। पहला हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म, तो वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।